ऑल राइट एनसीटी जोन में आपका स्वागत है। आई होप कि आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होगे। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं अपना इकोनॉमिक्स का पेपर जो है लास्ट ईयर का 2025 का। और ये पेपर जो हुआ था 29 अप्रैल को हुआ था और शिफ्ट जो थी इसकी मॉर्निंग शिफ्ट थी, यानी कि शिफ्ट वन जो है अपना उसका ये पेपर है। टॉपिक नंबर वगैरह ये सब कहाँ से लिया गया है वो सब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जस्ट अ सेकेंड। तो हमारा ये पेपर है जो कि ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है। ठीक है। और इसमें सारी इंपॉर्टेंट डिटेल वगैरह आप चेकआउट कर सकते हो कि ये मॉर्निंग शिफ्ट का है, 29 तारीख का है। ठीक है, जूम करके दिखा देता हूँ। तो इसमें उतना ब्लर ब्लर टाइप का था, इसलिए मुझे पेपर दोबारा बनाना पड़ा। इसी चीज को लिख के मतलब एग्जैक्ट बनाया है मैंने। पेपर कोड वगैरह आप देख सकते हो यहाँ पे। तो कुछ इस तरीके से हमारा पेपर दिख रहा है। अब हम आपको बता देते हैं, अगर आप क्वेश्चन सही सॉल्व कर दोगे तो आपको इसके 4 नंबर मिल जाते हैं, आपको आई होप कि पता होगा। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं आप लोगों को ट्रिक वगैरह भी बता दूंगा कि जो आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम टाइम पे इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको क्या चीज ध्यान में रखना है और आप इजीली उस टाइप के सवाल को बना पाओ। ठीक है, तो वीडियो में बने रहो। सो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहला क्वेश्चन अब ध्यान से हम पढ़ेंगे। इफ अ कंज्यूमर स्पेंड अ कांस्टेंट अमाउंट ऑफ मनी ऑन अ पर्टिकुलर गुड्स, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द गुड फॉर द कंज्यूमर इज। तो ये अपने चार ऑप्शन है, वो कह रहा है कि पीईडी जो है हमारा प्राइस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो क्या होगा। ठीक है, अगर वो कांस्टेंट स्पेंडिंग करता है। इस सवाल को अगर आप इजीली बनाना चाहो तो वो जिस जिस बच्चे को अगर कॉन्सेप्ट आता होगा तो उसको यहाँ क्वेश्चन पढ़ते ही आपको समझ आ गया होगा कि बोल रहा है प्राइस और क्वांटिटी अगर ये हमारा कांस्टेंट है तो आप बता दीजिए कि क्या होगा। ये चार ऑप्शन है हमारा, तो हमें पता है इक्वल टू वन होता है। ये जब हम पीडी निकालते हैं तो ठीक है, तो ये इक्वल टू वन आता है। यूनिट इलास्टिक हो जाएगा फिर। तो मैं आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट वगैरह आप चीज समझा देता हूँ आप लोगों को। सबसे पहली बात कि पीडी क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि पीडी का मतलब क्या होता है, यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये आप लोगों को ऐसा चीज है, मतलब कि अगर इसका मतलब आप क्या क्या समझते हो, इसका मतलब सिंपल ये समझो कि मतलब इसका मतलब होता क्या है। तो अगर देखो, अगर प्राइस चेंज होता है तो क्वांटिटी में, प्राइस अगर चेंज होता है तो क्वांटिटी में क्या कितना चेंज चेंज होगा, इस टाइप का आप समझ सकते हो। तो प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी कितनी चेंज होगी, इस टाइप का। ठीक है, तो वही हमारा पीईडी होता है। वही चीज हमारा बताता है। इसके तीन कंडीशन होते हैं। आई होप कि आपको ये चीज पता होगा तीन कंडीशन के बारे में। अगर जो तीन कंडीशन वो यही है, ये जो ऊपर के तीनों दिख रहे हैं, तीन ऑप्शन आप लोगों को दे दिए, इन्हीं में से एक आपको चूज करना है अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। क्वेश्चन में कांस्टेंट की बात कर रहा था इसलिए हमने इक्वल टू वन किया, जो कि ऑलवेज होता है। मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। जो इसके तीन कंडीशन होते हैं ना, वो मैं पहले आप लोगों को समझा देता हूँ, उसके बाद आप लोग इजीली समझ जाओगे। जैसे कि हमारा पीडी अगर मान लीजिए कि वो हो गया लेस देन वन, वन से अगर छोटा हो गया तो आपको पता होगा कि वो जो हमारा है वो हो जाता है हमारा इन इलास्टिक, यानी कि इन इलास्टिक लिख देता हूँ मैं, इन इलास्टिक। अब इसका एग्जांपल अगर आप जानना चाहो तो आपको पता होगा, जैसे मेडिसिन मान लो, मेडिसिन में हमारा हो जाएगा, मेडिसिन में कोई भी एक एग्जांपल ले लो जो कि जरूरी जरूरी है। मान लीजिए इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन। ये इस इसमें क्या है कि अगर प्राइस इसका बढ़ा, इंसुलिन का प्राइस अगर डबल हो गया, मान लो डबल हो गया, जितना भी प्राइस इसका चेंज होगा, तो क्या क्वांटिटी में कोई चेंजेस आएंगे? आएंगे, लेकिन उतना नहीं आएगा, ज्यादा नहीं आएगा, क्योंकि जो डायबिटीज के पेशेंट है वो तो लेंगे ही लेंगे। तो इसका मतलब जो है ये, इसका जब हम पीडी निकालेंगे तो वो कितना आएगा। मान लीजिए कि प्राइस में चेंज आया 100% का, और जो 100% का मतलब प्राइस जो है 100% से बढ़ गया। ठीक है, लेकिन जो क्वांटिटी था वो 20% से ही घटा। ठीक है, यानी कि खरीदने वाले जो थे वो 20% ही घटा। तो यहाँ पे जब हम इसका पीडी जो निकालेंगे तो वो आएगा 0.2। ठीक है, 0.2 जो है वो लेस देन वन है। ठीक है, लेस देन वन है, लेस देन वन है। तो सॉरी, जस्ट अ सेकंड गाइस, स्क्रीन में ना थोड़ा दिक्कत होने लगा है आज। अब जब ये लेस देन वन आ गया तो इसका मतलब इन इलास्टिक हो गया। अब इसी तरह इलास्टिक इलास्टिक होता है, दूसरा जो होता है हमारा इलास्टिक। ठीक है, इलास्टिक वाला भी समझा देता हूँ आप लोगों को। जब हमारा पीईडी जब हम निकालते हैं, प्राइस पी ई और डी, जब ये हमारा वन हो जाता है, वन से बड़ा हो जाता है, तो ये हो जाता है हमारा। अगर आप इसका एग्जांपल लेना चाहो तो जैसे मान लो कि एग्जांपल दूं, जैसे आइसक्रीम वगैरह या पिज्जा वगैरह, कि अगर पिज्जा का प्राइस डबल हो गया, मान लीजिए पिज्जा का प्राइस जो है वो डबल हो गया, और तो लोग क्या बोलेंगे कि रहने दो यार, घर पे रोटी तो है, खा लेंगे, क्या है। ठीक है, इस टाइप का मतलब बोलेंगे कि ठीक है आज नहीं खाते हैं पिज्जा, डबल प्राइस हो गया है। तो क्वांटिटी में ज्यादा जो है क्वांटिटी वो घट जाएगा, यानी कि प्राइस बढ़ने से पिज्जा का, ठीक है, पिज्जा का प्राइस मैं यहाँ लिख नहीं पा रहा, पिज्जा का प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी कुछ ज्यादा ही कम हो गया। मतलब सिंपल ये समझो कि प्राइस अगर 100% से इंक्रीज हुआ पिज्जा का, ठीक है, और तो क्वांटिटी जो होगी वो डिक्रीज हो गई, मान लीजिए 200%, मतलब कोई खरीद ही नहीं रहा। तो यहाँ पे जो
पीईडी आएगा वो कितना आएगा, पीईडी जब हम निकालेंगे तो ये आएगा हमारा लगभग 2 के बराबर, यानी कि 200 लिखना था ना, 20 दिख रहा है क्या, 200। ठीक है, तो ये आएगा 2। ठीक है, पीईडी 2 आएगा। अब ये कैसे निकालते हैं आपको पता होगा, 200 अपन में 100 इक्वल टू 2। ठीक है, इतना मैं इतना बेसिक इतना ये सब चीजें बता नहीं रहा मैं। ठीक है, ये चीज तो आपको पता ही होगा, पीईडी कैसे निकालते हैं, मतलब चेंज इन प्राइस अपॉन में चेंज इन क्वांटिटी जो भी है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, आई थिंक, अच्छा ठीक है। अरे मतलब वही, सॉरी, चेंज इन ये होता है ना, तो ये देख लो, यही आता है हमारा पीईडी यहीं से। कुछ इस तरीके से चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में चेंज इन प्राइस, क्वांटिटी 20% से डिक्रीज हुआ और 100% से इंक्रीज हुआ था हमारा प्राइस। ठीक है, प्राइस क्या, पिज्जा का, तो 2 आ गया, तो ये मोर देन 1 हो गया। ठीक है, यानी कि 1 से बड़ा, मोर देन 1। तो यहाँ पे जो मोर देन 1 वाला है, यानी ये वाला कंडीशन, ये वाला, तो यहाँ पे होता है इलास्टिक। ठीक है, मैं यहाँ लिख नहीं पा रहा। ठीक है, इलास्टिक यानी कि पहला हो गया इन इलास्टिक का, इन इलास्टिक का, और ये इलास्टिक का, और इक्वल टू 1 होता है, ये आपको पता होगा, यूनिट इलास्टिक आप जिसे बोलते हो, यूनिट इलास्टिक। ठीक है, यूनिट इलास्टिक आप बोलते हो इसे। अब मैंने लेस देन 1 वाला बता दिया आपको, मोर देन 1 वाला भी बता दिया, जैसे इलास्टिक वाला बोलते हो, कंडीशन के अकॉर्डिंग भी बता दिया, पीईडी कैसे निकालते हैं वो भी बता दिया। और इक्वल टू 1 जो हमारा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग भी देख लो, जब कांस्टेंट जो है, स्पेंडिंग जो है कांस्टेंट हो रही है, तो वो हमेशा इक्वल टू 1 ही होता है। ये आप चाहो तो इसे याद रख सकते हो। ठीक है, हमारा क्वेश्चन यही है कि एक्जैक्टली इक्वल प्रोपोर्शन में है, यानी कि प्राइस प्राइस अगर हमने प्राइस अगर आप मार्केट में गए प्याज खरीदने, प्राइस अगर बढ़ेगा तो आप क्या कहोगे कि मेरा खर्चा तो 100 रुपये ही है। मान लो कि आप फिक्स कर लेते हो कि 100 रुपये मुझे मुझे कांस्टेंट खर्चा करना है, मेरा खर्चा इतना ही है, 100 रुपये ही लेके गया हूँ मैं मार्केट। प्राइस कितना भी बड़ा हो, आप लाओगे तो 100 का ही सामान, तो क्वांटिटी इनडायरेक्टली आप कम करोगे, तो प्राइस और क्वांटिटी क्या हो जाएगा, इक्वल प्रोपोर्शन में हो जाएगा आपका। तो कांस्टेंट ही रहने वाला है ये हमेशा। ठीक है, क्योंकि आपने फिक्स कर दिया है कि कांस्टेंट है आपका। तो इस वाली कंडीशन में जब कांस्टेंट हो जाता है, इक्वल टू 1 हो जाता है हमारा, तो ये होता है हमारा यूनिट इलास्टिक का। और यही वाला जो है हमारा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आप याद रखना चाहो, मतलब वही, अगर आप याद रखना चाहो तो किस तरीके से आप याद रख सकते हो, लेस देन 1 इन इलास्टिक आपने बोल दिया, जो मैंने ये वाला कंडीशन बताया था यहाँ पे, मोर देन 1 इलास्टिक और यूनिट इलास्टिक। तो इस क्वेश्चन में यूनिट इलास्टिक ही क्यों होगा, क्योंकि कांस्टेंट स्पेंडिंग जो है, अमाउंट जो है आपका कांस्टेंट है, यानी कि पी इंटू क्यू जो है आपका कांस्टेंट है, प्राइस इंटू क्वांटिटी वो आपका कांस्टेंट हो गया। इसलिए इस पर्टिकुलर गुड के लिए जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो हमारा यूनिट इलास्टिक होने वाला है, यानी कि इक्वल टू 1 होने वाला है, ये आपको पता होना चाहिए। और सिंपल इतना भी याद रख सकते हो। अगर नहीं याद रखना तो सिंपल 3 चीजें याद रखो, अगर इस टाइप की सवाल आए तो ये लेस देन 1 वाला पीईडी, और मोर देन 1 वाला, और ये इक्वल टू 1 वाला। ठीक है, ये शुरू के 3। ठीक है, मोर देन 1, लेस देन 1 और इक्वल टू 1। इलास्टिक इलास्टिक कौन होगा, इन इलास्टिक कौन होगा, यूनिट इलास्टिक कौन होगा, इन तीनों का ग्राफ वगैरह देख लेना। तो ठीक है, इस यहाँ पे जो भी सवाल बनेंगे जिस भी टाइप के, वो मैंने आप लोगों को समझा दिए हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये वाला क्वेश्चन इसलिए आप लोगों को समझ आ गया हो, पहला क्वेश्चन। कैन नॉट डिटरमाइन ये नहीं हो सकता, हमारा आंसर आ चुका है सी वाला। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वाला सवाल बन गया होगा इजीली। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो सेकंड वाला क्वेश्चन आप देखते हैं, तो ये हमारा ऑफिशियल पेपर में जो था उसी को मैंने फिर यहाँ पे आप लोगों के लिए दिखा दिया है लिख के। तो इसको भी अब डिटेल में मैं आप लोगों को समझाता हूँ। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ गुड एक्स फॉर गुड वाई इज 3, यानी कि एमआरएस आपको दे दिया है 3, वेयर एज द प्राइस रेशियो फॉर द टू गुड इज 2, और वहीं प्राइस रेशियो आपको दो गुड के लिए 2 दे दिया है। इन ऑर्डर टू अटेन इक्विलिब्रियम द कंज्यूमर शुड, तो इक्विलिब्रियम आना चाहिए, यानी एमआरएस बराबर आपका प्राइस रेशियो कब होगा, तभी आपका इक्विलिब्रियम होगा। तो उसमें आपका क्या सिचुएशन बनेगा, ये 4 ऑप्शन है, आपको इसको पढ़ना है और सॉल्व करना है। तो देखो, बात को समझो कि मैं जो मेन मेन टॉपिक है पहले वो आप लोगों को समझा देता हूँ, कि जो इसमें एमआरएस जो है, यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, वो क्या होता है। बहुत सारे बच्चों को अगर नहीं पता तो उनके लिए बता दूं, जैसे पहले मैं लिख देता हूँ एमआरएस। एमआरएस क्या होता है अपना, तो एमआरएस एमआरएस यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, वो होता है जैसे कंज्यूमर है, मान लीजिए वो कंज्यूमर जो है, वो कितना यूनिट ऑफ वाई छोड़ने को तैयार है 1 यूनिट एक्स के लिए। ठीक है, तो वो होता है हमारा एमआरएस। और वही प्राइस और पी, प्राइस रेशियो। तो प्राइस रेशियो क्या होता है, तो प्राइस रेशियो को अगर आप समझो तो वो होता है, यानी कि मार्केट में एक्स खरीदने के लिए कितना वाई छोड़ना पड़े। ठीक है, ये होता है। तो जैसे आप वो भी लिखते हो ना, मार्केट में कितना यूनिट ऑफ एक्स है, हाँ, तो एक्स छोड़ने के लिए कितना यूनिट ऑफ वाई। हाँ ठीक है, तो मार्केट में 1 यूनिट खरीदने के लिए होता है ना ये मार्केट, सॉरी,
सॉरी सॉरी सॉरी, देखो, तो एमआरएस और प्राइस रेशियो को हमें बराबर करना है। क्यों? क्योंकि हमें इक्विलिब्रियम चाहिए। अब ये 3 है और ये 2 है, तो 3 जो है ये एमआरएस 3 है और ये जो है 2 है। ठीक है, प्राइस रेशियो एमआरएस 3 है। अब इसका मतलब क्या है 3 और 2 को? तो इसका मतलब समझो कि अगर प्राइस रेशियो मान लो, पहले मैं प्राइस रेशियो 2 का मतलब समझा देता हूँ। तो मार्केट में मान लो, ये मार्केट में एक यूनिट ऑफ एक्स के लिए, एक यूनिट ऑफ एक्स के लिए मान लीजिए खरीदने के लिए, मार्केट में एक यूनिट ऑफ एक्स खरीदने के लिए जो है इसको सिर्फ 2 यूनिट ऑफ वाई प्राइस देनी होगी। ठीक है, 2 यूनिट ऑफ प्राइस इसका लगेगा। ठीक है, एक यूनिट ऑफ एक्स के लिए। वही तीन, तीन का क्या मतलब? सॉरी, 3। तो 3 का क्या मतलब है? देखो, जैसे 3 का मतलब है, जो यहाँ पे 3 है, मान लीजिए मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ, एक्स वाई की जगह मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ। एक कप कॉफी के लिए, मान लीजिए एक यूनिट ऑफ एक्स जो है हमारा, एक यूनिट ऑफ एक्स, एक कप कॉफी के लिए मैं 3 कप जो है, 3 कप चाय छोड़ने को तैयार हूँ। तो 3 कप जो है चाय छोड़ने के लिए तैयार हूँ, 3 यूनिट ऑफ वाई छोड़ने के लिए तैयार हूँ। ये होता है एमआरएस, मतलब मैं तैयार हूँ, मैं छोड़ दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ गया, ये हमारा क्वेश्चन का मतलब आप लोगों को समझ गए। तो एमआरएस और प्राइस रेशियो को हमें बराबर करना है, तभी इक्विलिब्रियम आएगा। और कब आएगा? क्या हम इंक्रीज करेंगे कंजप्शन? जो गुड एक्स है, क्या वो मैं इंक्रीज करूं और वाई को रिड्यूस करूं? ऐसा कुछ टाइप का सिचुएशन बनेगा, या फिर कंजप्शन ऑफ एक्स जो है उसको घटा दूं और इंक्रीज कर दूं वाई को। तो ये आएगा, आप लोगों को समझ आएगा कि ये ग्राफ है, ये आपका आईसी कर्व जो होगा उसके अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, अगर आप देखोगे आईसी कर्व कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। तो इसको अब हम सॉल्व कैसे करेंगे? जैसे मैंने एमआरएस 3 का मतलब आप लोगों को समझाया कि एक कंज्यूमर जो है, एमआरएस 3 का मतलब कंज्यूमर जो है एक यूनिट ऑफ एक्स के लिए, एक एक्स के लिए 3 छोड़ने को तैयार है, एक एक्स के लिए 3 छोड़ने को तैयार है। ठीक है, वहीं मार्केट मार्केट में अगर देखें तो एक यूनिट ऑफ एक्स के लिए वो 2 यूनिट ऑफ वाई देने को तैयार है। एक के लिए 2 देने के लिए तैयार है वो, मार्केट मार्केट में ऐसा देना पड़ रहा है, मतलब तैयार नहीं है, मतलब ये मार्केट प्राइस है, मार्केट का प्राइस है। और ये मेरा मतलब कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, कि मैं इतना तैयार हूँ कि एक के लिए, एक्स के लिए 3 देने को लिए तैयार हूँ। वही मार्केट के अकॉर्डिंग देखें तो एक एक्स के लिए 2 देने, 2 आपका लग रहा है। ठीक है, देना पड़ता है मार्केट में। तो अब इससे आप क्या समझ रहे हो, कंज्यूमर की सोच किस तरीके की होगी? कंज्यूमर क्या सोचेगा कि मैंने मैं अगर एक एक्स के लिए, मान लीजिए एक एक्स के लिए 3 वाई छोड़ने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, और वही मार्केट में देखा जाए तो एक यूनिट ऑफ एक्स के लिए 2 ही लग रहा है, 2 ही यूनिट ऑफ वाई लग रहा है। ठीक है, यानी कि 2 यूनिट ऑफ वाई का जो भी प्राइस है वो लग रहा है एक यूनिट ऑफ एक्स के लिए। तो इसका मतलब क्या समझे कि कंज्यूमर जो है 3 वाई देने के लिए तैयार था। देख रहे हो, 3 तैयार है कि मैं 3 वाई दे दूंगा। ठीक है, देने को तैयार है। लेकिन मार्केट में सिर्फ कितना चाहिए? मार्केट में देखें तो मार्केट में बस 2 वाई ही बोल रहा है, कि 2 वाई लग रहा है। ठीक है, मार्केट में 2 वाई लग रहा है, जहाँ पे एक वाई जो है आपका बच रहा है, यानी कि बचत है एक वाई का। तो इसका मतलब क्या समझे आप, कि एक्स जो है वो सस्ता है। ठीक है, यहाँ वाई लिखा है मैंने, ठीक है, एक वाई, तो एक्स जो है वो सस्ता है। ठीक है, कम है, प्राइस जो है इसकी सस्ती है। तो इक्विलिब्रियम आने के लिए एमआरएस बराबर प्राइस, जो एमआरएस है ये बराबर हो जाएगा पी एक्स पी वाई के, प्राइस रेशियो के। कब होगा? जब आप एक्स ज्यादा खरीदोगे। ठीक है, एक्स जो है ज्यादा खरीदोगे। ठीक है, इक्विलिब्रियम लाने के लिए एक्स जो है ज्यादा खरीदोगे, जिसकी वजह से क्या होगा, एमआरएस जो है वो घटेगा। ठीक है, एक्स जब ज्यादा खरीदोगे तो एमआरएस जो है वो घटेगा। ठीक है, एमआरएस जो है वो गिर जाएगा, जिसे आप क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी आप बोलते हो ना, यानी कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, उसे आप यही कहते हो ना, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आपको पता होगा ये चीज, कि ज्यादा एक्स खरीदें तो पैसा कम बचेगा, और कम वाई खरीदेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। तो अगर मैं ग्राफ ग्राफ से आप लोगों को अगर समझाने की कोशिश करूँ, ग्राफ आईसी कर्व वगैरह के मदद से, कि किस तरीके से शो होगा, तो मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को ग्राफ। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देख लो ये ग्राफ किस तरीके से दिख रहा है, कंज्यूमर एमआरएस जो है प्राइस रेशियो के बराबर कैसे होगा। तो इसके लिए इक्विलिब्रियम जो है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला। तो देखिए कि जो है हमारा क्वांटिटी ऑफ वाई जो है हमारा, वो जो है वो कम होगा। ठीक है, अभी तो यहाँ पे था, तो इक्विलिब्रियम यहाँ पे आएगा वाई वाले पॉइंट पे। तो यहाँ पे जो क्वांटिटी ऑफ, मैं पेन ले पा रहा हूँ क्या? नहीं ले पा रहा। सो जस्ट अ सेकेंड। हाँ, ठीक है। तो देखो कि जो y है वो हमारा घट रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ जो हमारा यहाँ पे x x यहाँ पे था, गुड जो है x यहाँ था, अब यहाँ चला गया, यानी कि वो x भी बढ़ गया है। तो x जो है वो बढ़ा है और y जो है घटा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो अगर ऑप्शन नंबर ए दिखाऊं मैं आप लोगों को, वो क्या कह रहा है कि इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ गुड एक्स, एक्स जो है वो बढ़ेगा, क्योंकि एक्स मैं ज्यादा खरीदूंगा, क्योंकि वो मुझे सस्ता पड़ रहा है। ठीक है, और रिड्यूस क्या कर देगा, गुड वाई जो है वो कम कम कर देगा। हमने ये एमआरएस और प्राइस रेशियो को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए, जब हमने ये ग्राफ देखा उसके अकॉर्डिंग हमें समझ आ गया। ठीक है,
तो पहले यहाँ था, इसके बाद यहाँ इक्विलिब्रियम बना, तो ये नीचे की तरफ गया ऐसे कर्व, ये वाला कर्व हो गया, तो यहाँ पे देखो कि ये वाला पॉइंट आ गया हमारा ई जो है, यही है हमारा एट पॉइंट ई, जो ये वाला पॉइंट है यही हमारा एमआरएस का, जिससे स्लोप ऑफ IC2 है ये पीएक्स, IC2 जो एमआरएस है वो बराबर है पीएक्स और पीवाई के। तो यहाँ पे जो सीखने वाली बात जो है वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। ग्राफ तो आप लोगों ने देख लिया इस क्वेश्चन में, अब मैं यहाँ कुछ लिखता हूँ, वो आपको ध्यान से देखना है और समझना है कि किस टाइप का, इस टाइप का अगर और भी क्वेश्चन आए तो आप कैसे बनाओगे, उस सवाल को कैसे करोगे। ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। मतलब इसमें यही है कि एमआरएस जो है, पहले एमआरएस जो था, एमआरएस जो था वो था 3, जो कि बड़ा है किससे, प्राइस रेशियो से, प्राइस रेशियो से, प्राइस रेशियो क्या है हमारा 2 था। ठीक है, तो एक्स ज्यादा खरीदो, वाई कम कम खरीदो। ठीक है, यही चीज हो जाएगा ग्राफ के अकॉर्डिंग जब हम समझ रहे थे। तो जो एमआरएस है, एमआरएस वो घटेगा, पहले 3 होगा, फिर 2.5 होगा, फिर घटते घटते 2, 2 आएगा तभी बराबर होगा। ठीक है, 2 बराबर 2, ठीक है तभी होगा। ठीक है, तो जैसे ही 2 आ गया एमआर, तो वहां पे एमआरएस जो है वो बराबर हो गया प्राइस रेशियो के, प्राइस रेशियो के। ठीक है, तो जैसे ही बराबर हो गया, इससे हम हमें क्या समझ आया कि इक्विलिब्रियम आ चुका है, तो एमआरएस जो है वो बराबर हो चुका है हमारा पीएक्स बाय पीवाई के अपॉन ही है। ठीक है, डिवाइड का साइन है। ठीक है, तो इसका मतलब आप लोग क्या समझे, सिचुएशन को समझो और बस इतना ध्यान रखो और इजीली सवाल हो जाएगा। क्या क्या चीज ध्यान में रखना है, ठीक है मैं यहाँ लिख रहा हूँ, उस चीज को ध्यान में रखना है बस आपको। मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ थोड़ा खाली जगह दिख रहा है। ठीक है, यहाँ लिखते हैं। तो जब MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सॉरी, MRS जब बड़ा होगा किससे, प्राइस रेशियो से, प्राइस रेशियो, ये मैं लिख नहीं पा रहा यहाँ पे। ठीक है, तो इसका इसका हमने अभी देखा कि क्या हो गया कि एक्स जो है वो इंक्रीज हो गया, एक्स जो है बढ़ेगा, एक्स जो है बढ़ेगा। ठीक है, इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जब ग्राफ को हम देख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें समझ आ रहा है किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। अगर एमआरएस जो है वो छोटा हो गया किससे, प्राइस रेशियो से, मैं PR लिख रहा हूँ इसे। ठीक है, प्राइस रेशियो से, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि वाई जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, वाई जो है वो बढ़ेगा इसका मतलब। और जब MRS बराबर करना हो प्राइस रेशियो के, तो ये ही हमारा जो कंडीशन है, ये वाला कंडीशन, ये हमारा कहलाता है इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, ये वाला कंडीशन। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों ने इसका इजीली समझ लिया होगा ये इसमें। ठीक है, ये वाला कंडीशन क्या था, एमआरएस ज्यादा बड़ा था, 3 था और प्राइस रेशियो 2 था, इसीलिए जो हमारा एक्स जो है वो बढ़ा। ठीक है, एक्स बढ़ा है तो वाई घटेगा ही। ठीक है, वाई को हमें रिड्यूस करना पड़ेगा इक्विलिब्रियम लाने के लिए। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन इसीलिए आई थिंक आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर है। इक्विलिब्रियम लाने के लिए हमें क्या, कौन सा कंडीशन अप्लाई होगा आपने देख लिया। इसके लिए बस आपको कुछ नहीं, IC कर्व आना चाहिए और इक्विलिब्रियम का कंडीशन आप लोगों को पता होना चाहिए कि कब इक्विलिब्रियम आएगा। वो आपको ग्राफ के अकॉर्डिंग ही जवाब दे देना है। ठीक है, जैसे हम इस ग्राफ में अभी हम चेक कर रहे थे ना कि जो हमारा वाई है वो घट रहा है, ये देखिए घट रहा है, और जो एक्स है वो बढ़ रहा है, इक्विलिब्रियम यहाँ पे आ रहा है इस वाले पॉइंट पे। ठीक है, ठीक है, डन, ये वाला पॉइंट। ठीक है, डन, फिर आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। इन ऑर्डर टू इफेक्टिवली इफेक्टिवली बाइंडिंग, ठीक है, मार्केट पे इफेक्ट इफेक्ट करे, ऐसा ऐसा समझ लो, अपॉन द मार्केट। ठीक है, द मैक्सिमम, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, मैक्सिमम प्राइस फिक्सेशन सेल बी डन, मैक्सिमम प्राइस फिक्सेशन यानी प्राइस सीलिंग कहाँ होना चाहिए। तो आई होप कि आपको ये चीज पता हो कि ये हमेशा क्या होगा, बिलो दी इक्विलिब्रियम ही होना चाहिए, तभी वो मार्केट पे इफेक्ट करेगा, बाइंडिंग होगी। वरना अगर अबव का इक्विलिब्रियम पे रहोगे तो नॉन बाइंडिंग हो जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। अबव कर दोगे तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा मार्केट पे, लेकिन इफेक्ट कब पड़ेगा, जब बिलो दी इक्विलिब्रियम हो। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि ये वाला इजीली कर लिया होगा, ये सिंपल था। ठीक है, सिंपल 3 चीजें जो है वो आपको पता होना चाहिए, कब बाइंडिंग होगा, कब नॉन बाइंडिंग होगा, और यही है बस, यही मार्केट पे इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, सिंपल वही। ठीक है, लेकिन इफेक्ट की बात कर रही थी तो इन दोनों में इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तीसरा, चौथा ऑप्शन दे देते हैं, इधर बिलो और अबव द इक्विलिब्रियम। ये नहीं नहीं नहीं, हमारा ऑप्शन मिल चुका है ये वाला बिलो, हमेशा बिलो द इक्विलिब्रियम ही हमें करना पड़ेगा चूज। जब भी क्वेश्चन आए मैक्सिमम प्राइस का, ठीक है, तो हमेशा इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे फिक्स करना चाहिए, तभी जो है इफेक्टिव होता है। ठीक है, तो ये सिंपल आप समझ लो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ऑन एन, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4, इसके भी 4 नंबर मिलेंगे, हर हर एक क्वेश्चन का 4 नंबर ही होता है। क्वेश्चन नंबर 4, ऑन अ डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन, डिमांड कर द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डैश हैज वी मूव डाउनवर्ड अलोंग द कर्व। जो ये कर्व है, कर्व के जब हम मूव करते हैं डाउनवर्ड, तो क्या होता है, जब हम ऐसे मूव करते हैं तो क्या होता है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे, यानी कि PED पे।
तो पीईडी का टॉपिक हमने कवर कर लिया था, इसमें 3 टॉपिक थे। 3 जो मेन बातें थी ऑलरेडी फर्स्ट क्वेश्चन में आई थिंक मैंने आप लोगों को समझाया था। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में पीईडी कैसे निकालते हैं बताया था ना, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में चेंज इन प्राइस। ठीक है, तो इससे निकल जाता है, इसके 3 लेस देन 1, ग्रेटर देन 1 और उस टाइप से निकलता है। तो यहाँ पे ग्राफ के अकॉर्डिंग मैं अगर आप लोगों को समझाना चाहूँ तो इसमें जो आपको याद रखना है, एक इलास्टिक, इन इलास्टिक, इन इलास्टिक और यूनिट इलास्टिक। ठीक है, यूनिट इलास्टिक, ये 3 चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। इन इलास्टिक कब होगा, इलास्टिक कब होगा और यूनिट इलास्टिक कब होगा। ये अभी अभी जस्ट मैंने आप लोगों को समझाया था पहले क्वेश्चन में ही, कि जब 1 से बड़ा हो तो इलास्टिक और इक्वल टू 1 हो तो यूनिट इलास्टिक, और 1 से जब छोटा हो तो इन इलास्टिक। ठीक है, ये तीनों बातें ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ, तो दोबारा इसको बताने की चीज लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मैंने लिख दिया है। तो देखिए, जब भी हम डाउनवर्ड स्लोपिंग में स्ट्रेट लाइन में, जब हम डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन में डाउनवर्ड जब जाते हैं, तो पीईडी के साथ क्या होता है, पीईडी जो है यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड, ये जो है हमेशा घटता है। ठीक है, यानी कि अगर मैं ग्राफ दिखाऊं आप लोगों को, जस्ट अ सेकंड ग्राफ दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, तो ग्राफ के अकॉर्डिंग समझाता हूँ आप लोगों को। ये देखो ग्राफ में दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, ये हमारा क्वेश्चन था, उसी को मैंने जनरेट करवाया है। ये प्राइस है अपना, ये प्राइस है और नीचे क्वांटिटी है। तो पहले हम टॉप पे देखते हैं, तो जो हमारा इन्फिनिटी होता है उसके बाद 1 से छोटा होता है, जब हम नीचे आते जाते हैं 1 से छोटा होता है, इलास्टिसिटी डिक्रीज होने लगती है यहाँ पे, और फिर एक पॉइंट पे 1 से सॉरी यहाँ पे 1 से बड़ा होता है, फिर एक टाइम पे आके 1 से छोटा होने लगता है, और एट द एंड वो 0 हो जाता है। यानी कि जो है ये टाइम जो है ये आप देख रहे हो तो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, पहले इन्फिनिटी था, फिर 1 से बड़ा हुआ, फिर 1 से छोटा हो गया, फिर इक्वल टू ऑलमोस्ट 0 हो गया, यानी यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है एज यू मूव डाउनवर्ड। लीनियर डिमांड कर्व, जो लीनियर डिमांड कर्व है, द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी फॉर अ गिवन परसेंटेज चेंज इन प्राइस बिकम प्रोग्रेसिवली स्मॉलर, मेकिंग डिमांड लेस इलास्टिक। तो डिमांड जो है लेस इलास्टिक यहाँ पे आप लोगों को दिखने लगता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये डिक्रीज होने लगता है ये वाला ऑप्शन। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही हो जाएगा, डिक्रीज होने लगता है। तो ऑन ए डाउनवर्ड स्लोपिंग, यहाँ पे डाउनवर्ड था स्लोपिंग, ये हमारा कर्व है, डाउनवर्ड था फिगर आप लोगों ने देखा, फिर से दिखाऊं क्या, छोड़ो, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ठीक है, यहाँ पे आपका प्राइस है, यहाँ क्वांटिटी है, प्राइस ऊपर जा रहा है, सही से दिखाते हैं बना के। ये देखो, आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया हो, ये क्वांटिटी है, ये प्राइस है। ठीक है, प्राइस को बी से लिख रहा हूँ, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन बना है, कोशिश किया है स्ट्रेट लाइन ही बनो। डिमांड कर्व, जो डिमांड कर्व है वो क्या हो जाता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, पीईडी की बात हो रही है, डैश हैज बी मूव डाउनवर्ड अलोंग द कर्व, तो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। हमने अभी देखा ना, पहले इंफिनिटी था, फिर 1 से बड़ा हुआ, फिर लेस देन 1 हुआ, फिर 0 हो गया। ठीक है, जैसे हम नीचे आ रहे थे। ठीक है, हमने कर्व भी देख लिया कहाँ पे क्या हो रहा था। ठीक है, तो इसका आंसर जो है ये वाला हमारा सही हो जाएगा, डिक्रीज हो जाता है। तो आई होप कि ये वाला इजीली आप लोगों ने कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां क्वेश्चन, और मैंने बताया आप लोगों को 5 ही क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो करते हैं ये लास्ट वाला क्वेश्चन, मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। ठीक है, लिस्ट 1 ये है, स्लोप ऑफ द बजट लाइन ए है और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। किस तरीके से ये क्वेश्चन दिखता है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक कर लिया ना हमने, चौथा क्वेश्चन तक। फोर्थ वाला क्वेश्चन कर लिया था, इसका आंसर डिक्रीज था। आई होप कि आप लोगों ने कर लिया होगा। ये कुछ इस तरीके से ये क्वेश्चन दे रखा था, मैं उसे बना नहीं पाया, टाइम कम था। तो लिस्ट 1 ये रहा, लिस्ट 2 ये रहा, लिस्ट 1 और लिस्ट 2, स्लोप ऑफ द बजट लाइन, ए का कौन सा ऑप्शन होगा इसमें से, देखो बी का कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो मतलब करेक्ट आंसर जो है इसमें से मैच करना है। अगर देखो, अगर टाइम आपको बचाना है पेपर में, तो देखो कि किस वाले का ऑप्शन का अलग अलग है। जैसे यहाँ पे देखो कि बी का सब में 1 1 है, तो बी तो चेक करने का कोई सेंस नहीं बन रहा, टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, सी में 4 4 है, 3 में है, 3 में है 4 4, डी का भी 2 2 2, सब में 2 2। तो ऑप्शन नंबर ए में अगर हमने ए कर लिया तो बाकी सारे अपने आप मिल जाएंगे। तो ए का 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है या 2 हो सकता है। तो मतलब अगर स्लोप ऑफ द बजट लाइन इनमें से कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, उसे मैं पता कर लूँ, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कर लूँ, तो मेरा ऑटोमेटिक बाकी के 3 भी हो जाएंगे। तो ऐसे आप टाइम बचा सकते हो, जो कि देख के ही पता लग जाता है। तो इससे आपका टाइम बचता है। अभी तो मैं पूरा करवाऊंगा एक एक डिटेल में, बट वहां पे आप टाइम बचा सकते हो। मैंने छोटा सा तरीका आप लोगों को बताया टाइम बचाने के लिए। आपका यही टाइम बच के आपका दूसरे सब्जेक्ट में इसको लगा सकते हो आप अपना टाइम, क्योंकि वहाँ एक पेपर नहीं हो रहा होता, एक साथ आप कई सारे पेपर दे रहे होते हैं। जो भी आप डोमेन ने चूज किया है, आप किसी और डोमेन को अपना वो टाइम दे सकते हो। ठीक है, ये छोटा सा हेल्प करते, हाँ मतलब ऐसे ही बस बता रहा हूँ, आप इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ आ जाते हैं, यहाँ ऑप्शन अब हम चेक करेंगे, ये ही ऑप्शन है, वहीं चलता हूँ मैं, वहाँ दिखाता हूँ। ठीक है, हम एक एक करके ऑप्शन को अब समझते हैं और इजीली आप लोगों को समझा दूंगा। तो मैंने आपको टाइम बचाने के लिए तरीका भी बता दिया। पहले हम देखते हैं स्लोप ऑफ बजट लाइन। ठीक है, स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या होता है,
आई होप कि आप लोगों को पता होगा। स्लोप ऑफ बजट लाइन जो होता है वो पी एक्स बाय पी वाई होता है। ठीक है, ये होता है जिसे आप प्राइस रेशियो भी कहते हो। प्राइस रेशियो लिख देता हूँ मैं, इसे शॉर्ट फॉर्म में पीआर लिख देता हूँ। ठीक है, पीआर। ठीक है, प्राइस रेशियो। तो पहले का ऑप्शन प्राइस रेशियो आपको थर्ड में दिख रहा है, वन का थर्ड हो गया हमारा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट होता हुआ दिख रहा है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया टाइम बचाने के लिए। तो अगला देखते हैं, स्लोप ऑफ इनडिफरेंस कर्व। ठीक है, स्लोप ऑफ इनडिफरेंस कर्व क्या होता है? इनडिफरेंस कर्व। ठीक है, स्लोप ऑफ इनडिफरेंस कर्व यानी कि एमआरएस आपका। ठीक है, स्लोप ऑफ इनडिफरेंस कर्व यानी कि एमआरएस, यही होता है एमआरएस। इनडिफरेंस कर्व में एमआरएस इसे ही कहते हैं। और इसकी जो वो होता है मतलब फॉर्मूला क्या होता है, एम यू एक्स बाई एम यू वाई बोल लो, या फिर माइनस डी वाई बाई डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, मैं इतना बता के चल रहा हूँ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आप लोगों को मिल रहा है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन वन, मिल गया बी का वन। तो ये ऑप्शन हो गया हमारा बी, ये हो गया हमारा ए। ठीक है, अगला देखते हैं, स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यानी पीपीसी। ठीक है, पीपीसी, जस्ट अ सेकेंड। पीपीसी जो है ये इन इन ऑप्शन में से कहाँ मैच हो रहा है? जैसे ये मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इससे हमारा मैच हो रहा है पीपीसी। अब ऐसा क्यों, अब वो भी बता देता हूँ। जैसे आपका आपका ये पीपीसी जो का स्लोप जो होता है वो क्या होता है? स्लोप ऑफ पीपीसी, इसका जो स्लोप होता है वो होता है एमआरटी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। और इसकी जो वैल्यू होती है वो माइनस डी, और सॉरी डेल्टा, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है हमें, ये सी मिल गया हमें, इसका सी। ठीक है, अब ये बचा मार्जिनल कॉस्ट, ऑटोमेटिक इसका डी होगा। अब हम चेक कर लेते हैं स्लोप ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट। स्लोप ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, जिसे आप कहते हो टीवीसी कर। ठीक है, टीवीसी स्लोप यानी कि मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू होता है मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, एमसी लिखा है बस मैंने, मार्जिनल कॉस्ट। इसकी अगर वैल्यू अगर चेक करो तो टीवीसी लिखते हैं ना, अपॉन में चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है, ऐसा होता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी हमें मिल गया है। अगर आप आंसर मैच करो तो आपको यहाँ पे आंसर मिल चुके हैं कि वन का थ्री है, बी का वन है, सी का फोर है और डी का टू है। अगर मैं पेपर में दिखाऊं तो यहाँ पे मिल जाएगा आप लोगों को। अगर मैं मैच करूँ तो स्लोप ऑफ बजट लाइन, प्राइस रेशियो अभी हमने मैच किया, प्राइस रेशियो। अगर हम दूसरा करें तो इंडिफरेंस कर्व हमने देखा कि ये होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी पीपीसी, पीपीसी भी हमने देखा कि ये होता है हमारा सी का, ये मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। और डी का हमने देखा मार्जिनल, इसका मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, मैच कर लिया, ऑप्शन नंबर हमें टू सही दिखा है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर सही है, आगे बढ़ जाएंगे बिल्कुल प्यार से। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि ये भी करवा ही दूं आप लोगों को। सोच तो रहा हूँ छठा भी क्वेश्चन करवा देता हूँ, ऐसे आने वाली वीडियो में ऐसे कम लोड जल्दी जल्दी आपका हो जाएगा सवाल पूरा। ठीक है, तो पढ़ते हैं और फिर करते हैं। इसमें भी लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच करना है, ऑफिशियल वाला दिखा देता हूँ मैं। कुछ इस तरीके से दिख रहा है, वो क्लियर नहीं है, मैं इसलिए इसको लेके नहीं आया हूँ इतना। डिस इन्वेस्टमेंट, ये चार ऑप्शन है, इनको आपको पढ़ना है, इनमें से मैच करना है। अगर मैं यहाँ टाइम बचाने की कोशिश करूँ तो क्या मुझे टाइम बचते हुए दिख रहा है? हाँ, यहाँ पे भी ए वाला ऑप्शन अगर मैं सही कर दूं तो मुझे टाइम बच जाएगा, क्योंकि बी में दो जगह है, सी में यहाँ पे भी चार है, यहाँ पे भी चार है, डी में भी यहाँ पे दो है, यहाँ पे भी दो है। तो अगर मैं ए वाला कर दूं तो मेरा टाइम बच जाएगा। ठीक है, तो बस ये वाला डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब आप लोगों को चीज पता होना चाहिए। डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? अब ऑफिशियल वाले में चलते हैं, लिख लिख के अगर लिखना होगा तो मैं लिख के भी आप लोगों को बता दूंगा। अब डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब आप लोग क्या समझते हो? बेसिक मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि गवर्नमेंट का जो पीएसयू होता है ना, डिस इन्वेस्टमेंट कहाँ गया, लिखता हूँ। डिस इन्वेस्टमेंट मतलब जो पीएसयू पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो हैं पीएसयू का शेयर जो बेचते हैं, जब पीएसयू का शेयर जब बेचते हैं तो ये आता है हमारा डिस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जब इसका सेल कर देते हैं, हम इसे बेच देते हैं। ठीक है, तो ये डिस इन्वेस्टमेंट में आता है। ये अगर बात करें इन इन सारे में, रेवेन्यू में आएगा, कैपिटल में आएगा, या कैपिटल एक्सपेंडिचर या रिसिप्ट्स में आएगा, या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन है? तो देखिए यहाँ पे कैपिटल में तो आएगा, कैपिटल में रिसिप्ट्स में आएगा, एक्सपेंडिचर में आएगा। तो ये आएगा रिसिप्ट में, क्यों? क्योंकि कैपिटल ये कैपिटल रिसिप्ट्स में आता है क्योंकि एक बार का इनफ्लो है, क्योंकि ये जो है एक बार का इनफ्लो है, और एक बार का इनफ्लो होता है और फ्यूचर ऑब्लिगेशन कम हो जाता है। ठीक है, फ्यूचर ऑब्लिगेशन जो है यहाँ पे कम हो जाता है। तो पीएसयू को जो पीएसयू यूनिट का, गवर्नमेंट के पीएसयू यूनिट को जो जो हम शेयर को बेचते हैं वो होता है हमारा डिस इन्वेस्टमेंट। और ये जो है पार्ट है कैपिटल रिसिप्ट्स का। तो कैपिटल रिसिप्ट्स का पार्ट है, तो इसका आंसर जो है हमें मिल चुका है। अगर मैं जैसा बोल रहा था आपको टाइम बचाने के लिए, तो ए का अगर टू मैं देखूं तो ऑप्शन नंबर डी में मुझे दिख रहा है, तो ये वाला सही हो जाएगा। बाकी अभी आप पूरा और चेक करते हैं। रीपेमेंट ऑफ लोन बाय द बाय गवर्नमेंट। ठीक है, रीपेमेंट ऑफ लोन
इसका मतलब आप क्या समझते हो कि जब गवर्नमेंट जो है लोन को रिपे रिपे करती है, तो ये किस में आएगा? जब रिपे कर रही है वो, तो ये कैपिटल में ही आएगा। कैपिटल का क्या आएगा? एक्सपेंडिचर में ही तो आ रहा है। एक्सपेंडिचर, मैं लिख नहीं पा रहा भाई। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब गवर्नमेंट का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या डेप्ट रिपेमेंट। जब डेप्ट का रिपेमेंट करते हैं या लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट एक तरीके से। अब ये इसका ऑप्शन हम चेक कर लेंगे। अब सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज, सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज जो है ये किस में आएगा? ये रेगुलर सैलरी भी हो सकता है या डे टू डे सैलरी भी हो सकता है। तो ये एक तरीके से ये डे टू डे एक्सपेंशन ही है, एक्सपेंसेस ही है। यानी कि एक्सपेंस जो है डे टू डे, और ये एक तरीके से क्या है, शॉर्ट टर्म हो गया, जो फ्यूचर में एसेट क्रिएट नहीं करते। ठीक है, ये फ्यूचर में क्या होंगे, एसेट भी क्रिएट नहीं करेंगे, तो ये जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ही आ जाएगा। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ही आ जाएगा ये। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर लिख पा रहा हूँ स्पेलिंग सही हो? ये रहा ना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका मैं लिख दूँ सी, और इसका था ए, और किसका था बी? बी का था कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये बी, और इसका हो जाएगा डी। अगला देख लेते हैं। एस शीट्स, एस शीट्स का मतलब आप लोग क्या समझते हो? या ये इसका मतलब होता है प्रॉपर्टी या मनी, जो ओनर के डेथ के बाद गवर्नमेंट के पास चला जाता है। इसका मतलब आप लोग समझ गए कि ओनर के डेथ के बाद जो गवर्नमेंट के पास चला जाता है, या फिर वो मनी हो सकता है या फिर प्रॉपर्टी हो सकती है। तो ये एक तरीके से रेवेन्यू जो है रिसिप्ट हो जाएगा एक तरीके से। तो इसका ऑप्शन हमारा डी है। ठीक है, डी का 1 है। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं कि ए का 2, बी का 3 और सी का 4 और डी का 1 कहाँ है। तो ऑप्शन नंबर 4 में हमारा मैच हो चुका है। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, इसमें मैच करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट हमने देखा। ठीक है, ये हमने देखा कि डिसइन्वेस्टमेंट जो है वो हमारा आ रहा था कैपिटल रिसिप्ट्स में। ठीक है, डी, ए का 2, ठीक है, रीपेमेंट ऑफ लोन्स बाय गवर्नमेंट, तो ये आ रहा था हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में। अब पेमेंट ऑफ सैलरी टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, यही था ना? वहाँ लिखा गलत था क्या? नहीं, यही लिखा था। तो ये आएगा अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा, और एसचीट जो है ये आएगा हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट्स में। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमने मैच कर लिया है, और देखते हैं ये ऑप्शन नंबर ए का 2, हाँ ठीक है, बी का 3, हाँ ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा डी जो है वो करेक्ट है। तो मैंने छठा क्वेश्चन भी करवा दिया है, सातवां देख लेते हैं, सातवां भी करवा देते हैं क्या? इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ, ठीक है, पढ़ते हैं और ऑफिशियल वाले में देखते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें चेक करते हैं सातवां फिर। हाँ ठीक है, सातवां भी करवा ही देता हूँ। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्बेटिंग द इन इन्फ्लेमेशन, गलत लिखा है क्या? तो सॉरी, सही लिखा है। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्बेटिंग द इन्फ्लेशनरी गैप इन द इकोनॉमी, अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट सीक्वेंस। ये आपको सीक्वेंस दे रखा है, इसको अरेंज करना है कि कौन सा सही है। पहले बी आएगा, ये आएगा, उसके बाद क्या आएगा? ठीक है, उसके अकॉर्डिंग रिड्यूस इन मनी सप्लाई, क्या ये आएगा पहले? इंक्रीज द रेपो रेट बाय द सेंट्रल बैंक, रिड्यूस इन प्राइस लेवल, रिड्यूस इन एग्रीगेट डिमांड। इनमें से आपको पढ़ना है इन्फ्लेशनरी गैप के अकॉर्डिंग इन द इकोनॉमी, ये आ रहा है। तो इसमें से कौन सा सीरीज जो है वो फॉलो अप होना चाहिए, यानी कि सीक्वेंस आप लोगों को फॉलो अप करना है। तो आइए शुरू। यहाँ एक वर्ड आया है, ठीक है, मैं उसका मतलब आप लोगों को समझा देता हूँ पहले। इन्फ्लेशनरी गैप, ठीक है, जब एडी यानी कि एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होता है और इकोनॉमी में, जब इसका एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होता है इकोनॉमी में, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होता है इकोनॉमी में, और एक्चुअल आउटपुट की बात करें वो पोटेंशियल आउटपुट से ज्यादा होता है, ऐसा समझो, जिसकी वजह से प्राइस बढ़ते हैं और इन्फ्लेशन आता है। ठीक है, इन्फ्लेशन हो जाता है। तो गोल क्या है? एग्रीगेट डिमांड को कंट्रोल करना या रिड्यूस करना? हमारा गोल ये है कि एग्रीगेट डिमांड को कंट्रोल करना, एडी को कंट्रोल करें या फिर रिड्यूस कर दें, रिड्यूस कर दें। ये दो दो गोल है। पहला ऑप्शन हमारा देख लेते हैं, टूल्स क्या क्या इस्तेमाल करते हैं एडी को अगर रिड्यूस करना है। तो आपको पता है मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह लगाया जाएगा, और हो सकता है कि सीक्वेंस की बात करें तो पहले हम देख लेते हैं रेपो रेट करके है ना यहाँ पे। पहला ऑप्शन देखते हैं, इंक्रीज द रेपो रेट बाय द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट से रेपो रेट जो है इंक्रीज कर दिया जाए, तो हमारा आंसर हो सकता है यहाँ से स्टार्ट। इंक्रीजिंग द रेपो रेट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सॉरी सेंट्रल बैंक, गवर्नमेंट बोल रहा हूँ, बैंक। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर पहला हमारा हो सकता है। अगर हमारा गोल हमें पता चल गया ना, एडी को कंट्रोल करना है या फिर रिड्यूस करना है, तो रिड्यूस करने का मेन फोकस आप रिड्यूस पे करो, रिड्यूस करना है हमें। तो एडी को, यानी इन्फ्लेशनरी गैप, मतलब आप लोग समझ गए ना इन्फ्लेशनरी गैप का मतलब, कि जब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होती है इकोनॉमी में, ये होता है इसका मतलब। तो उस समय हमें क्या करना होता है, आप लोग समझ गए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। तो अगला क्या कर सकते हैं कि मनी सप्लाई जो है उसको कम कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला। दूसरा हो गया मनी सप्लाई, और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? मनी सप्लाई अगर रिड्यूस करेंगे तो क्या होगा? लिक्विडिटी कम होगी। लिक्विडिटी कम होगी तो आप क्या करोगे? बोरिंग आर
बोरोइंग या फिर स्पेंडिंग दोनों कम होगा, तो दिस वो फर्दर क्या होगा कि आपका एडी जो है यानी कि एग्रीगेट डिमांड वो फर्दर वो रिड्यूस ही हो जाएगा। तो एडी को हमें घटाना है, तो उसके लिए हमने क्या किया, रेपो रेट को हमने कम कर दिया। रेपो रेट को कम कर दिया तो इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। इंटरेस्ट रेट बढ़ने से लोन कॉस्टली हो गया। लोन जो है कॉस्टली हो जाता है, कंज्यूमर ऑफ हम कम बोरो करेंगे, एडी गेट एडी जो है वो घटेगा। पहला वाला ऑप्शन आप लोगों को समझ आ गया, एडी इससे घट रहा है। आगे देखते हैं, मनी सप्लाई हुआ। मैं इसको शुरू से आप लोगों को फिर से समझाता हूँ, अगर नहीं आया समझ तो। एडी को हमें क्या करना है, जब एडी बढ़ चुका है, उसे एग्रीगेट डिमांड जो है हमारा बढ़ चुका है, उसे घटाना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इंक्रीज कर दिया रेपो रेट को, तो एडी जो है उससे घट जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया, रिडक्शन रिडक्शन कर दिया मनी सप्लाई को। मनी सप्लाई अगर रिड्यूस कर दिया हमने, तो क्या होगा कि लिक्विडिटी हमारी जो मार्केट में है वो कम हो जाएगी, बोरो और स्पेंडिंग दोनों कम हो जाएगा, जिसकी वजह से वो फर्दर क्या करेगा, एडी जो है उससे भी कम हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि एक काम करते हैं, तो डिमांड की भी बात कर ही लेते हैं। तो रिडक्शन इन एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड ये हमारा थर्ड हो जाएगा और ये हमारा फोर्थ हो जाएगा। रिड्यूस इन प्राइस लेवल, ये हमारा लास्ट वाला हो जाएगा। एडी कम होने से गुड एंड सर्विसेज की डिमांड कम होगी, जिसकी वजह से प्राइस लेवल ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा और इन्फ्लेशन रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो इन सभी में हमने इन्फ्लेशन को ही कम किया है, एडी बढ़ गया था उससे कम किया है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सबसे पहले रेपो रेट कम करो, उसके बाद मनी सप्लाई जो है उसे कम कर दो, रिड्यूस कर दो, इंक्रीज कर दो। ओ सॉरी, मैंने यहाँ गलत बोल दिया ना, रेपो रेट को इंक्रीज किया था हमने ताकि इंटरेस्ट बढ़ जाए, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए, इंटरेस्ट महंगा हो जाए तो लोग बोरो ना करें और स्पेंड ना करें। अ, उसके बाद मनी सप्लाई को कंट्रोल कर लिया हमने रिड्यूस करके। उसके बाद हमने क्या किया, एग्रीगेट डिमांड को रिड्यूस कर दिया हमने, एडी को रिड्यूस कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया कि रिडक्शन इन प्राइस लेवल, प्राइस लेवल को भी हमने रिड्यूस कर दिया चौथा, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी आया, पहले पहले बी हमें इन दोनों में दिख रहा है। उसके बाद हमारा ए आया, ठीक है, ए दोनों में दिख रहा है। उसके बाद हमारा आया डी आया, डी आया पहले में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ये वाला हमारा सही हो जाएगा, सी लास्ट में, ठीक है, सी लास्ट में। तो ऑप्शन अगर मैच करें तो वन हो जाएगा हमारा, सही आ जाएगा, प्राइस लेवल रिड्यूस पहले नहीं। तो इसमें देखो, इसमें क्या किया है कि इसमें जो है प्राइस लेवल को रिड्यूस पहले कर दिया है, जो कि गलत हो जाएगा। रेपो रेट पहले से मेन मॉनिटरी, तो देखो इन सभी में अगर ध्यान से देखोगे ना, तो रेपो रेट जो है ना वो हमारा मेन मॉनेटरी टूल है कंट्रोल करने के लिए एडी को, एडी को। तो इसमें मेन जो है रेपो रेट ही था पहला वाला, ठीक है, इसलिए हमने पहले बीग रखा, इसलिए ये दो ऑप्शन हट गए हमारे। ठीक है, आप लोग आई होप कि इजीली समझ गए होंगे। इन्फ्लेशन फाइट करते समय हमें क्या करना होता है, रेपो रेट को सबसे पहले बढ़ाना होता है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आए तो रेपो रेट को क्या करो, मॉनेटरी पॉलिसी की बात हो रही थी ना, रेपो रेट को क्या करो, बढ़ा दो, जिसकी वजह से मनी सप्लाई, इसके बाद एक काम करो, मनी सप्लाई भी कम कर दो, मनी सप्लाई भी कम कर दो, फिर एडी को कम कर दो। थर्ड एडी था ना, डी, हाँ एडी, एडी को कम कर दो। चौथा क्या है, प्राइस लेवल को भी कम कर दो, प्राइस लेवल को भी कम कर दो। ठीक है, तो हमारे ये क्वेश्चन सातवां क्वेश्चन हो गए। अब हम आगे अगली वीडियो में ये वाला क्वेश्चन करेंगे, सेवंथ वाला। आगे के कंटिन्यू करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आने वाली वीडियो में आगे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है।